नमस्कार, मैं हूं जितेन। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरी चैनल का नाम है 21वीं सदी की कुछ उलझी बिखरी सी बातें। कुछ उलझी बिखरी सी बातें। इस समय मैंने 3 वीडियो क्लिप डाली हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और बात यूक्रेन और रशिया वॉर के ऊपर हो रही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई एवरीथिंग इज़ नॉट फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ नहीं होता। नो, इट्स नॉट। देखिए, ये जो मैं चैनल शूट किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को आहत करना चाहता हूँ या किसी को दुख पहुँचाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू इंसल्ट एनीबॉडी। फिर भी अगर किसी को इससे कष्ट पहुँचता है, दुख पहुँचता है, तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी हूँगा उनसे। इसमें जो आइडियाज़ या व्यूज़ या कोई बात मैं कहना चाहता हूँ या मैं कह रहा हूँ, तो ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मेरी अपनी राय है। ज़रूरी नहीं कि इससे सब सहमत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं बिल्कुल इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को इससे चोट पहुँचती है। मैं चाहता हूँ कि यूक्रेन रशिया का एक शांतिपूर्ण समाधान हो, और शायद हम सभी ये चाहते हैं। जिसे विध्वंस और विनाश पसंद आएगा पूरी किसी को नहीं। बट आई थिंक नुकसान भी तो मैं देख रहा हूँ ना कि मान लिया वर्ल्ड वार जो है, 2 बड़े देश लड़ रहे हैं, या हमको अमेरिका लड़ा है। सिलेंडर महंगा होता है, सस्ता होता है। अरे सिलेंडर की बात नहीं है। देखो बात तब तो गरीब को फर्क पड़ रहा है, जिसको ये उनकी लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, देखो, हाँ, नहीं, बिल्कुल सही। मैं ये बात बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा कमा रहा है आदमी, उसको तो मतलब ही नहीं इस बात का क्यों लड़ रहा हूँ। खाली गरीब की बात नहीं है। हमारे यहाँ एक बड़ा मीडियम क्लास वर्ग रहता है, जो सबसे बेचारा वर्ग होता है। इसमें बहुत सारी रेंजेस है, उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, पता नहीं कितनी कैटेगरी। उनको बच्चे भी ठीक स्कूल में पढ़ाने होते हैं, उनको दुनिया के सारे अपने कपड़े भी ठीक रखने होते हैं, ठीक है। खाना चाहे थोड़ा कैसा भी खा लें, लेकिन बाकी सब कुछ उन्हें मेंटेन करना पड़ता है। एंड फाइनली जब इकोनॉमिकली डाउन होती है कोई कंट्री नहीं है, तो वर्ल्ड की बात आ गई। कंट्री की तो बात ही नहीं। आई थिंक वी आर फार बेटर देन अदर्स। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद भी वी आर वेल मैनेज्ड। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे तो यही लगता है कि भाई अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ होती तो हम लोग भी बहुत सारी प्रॉब्लम में और मुश्किलात में आ सकते थे। हालांकि दुनिया हल्ला मचा रही है, पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, लेकिन आप ये तो देखेंगे मिल रहा है, तो ये भी तो गनीमत है। अगर ये मिलना ही बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? और मिल कैसे रहा है? क्योंकि हमने रशिया से संबंध रखे हैं और उन्हीं से मिल रहा है। मैंने अभी 2-4 दिन पहले पढ़ा कि भाई कोई उनका संगठन है अरेबियंस का, तो उन लोगों ने पता नहीं ऑयल प्रोड्यूसिंग है या क्या उसका नाम है, कुछ शॉर्ट फॉर्म सी है। उन्होंने प्रोडक्शन घटाने के लिए बोला ऑयल का, ताकि कीमतें मेंटेन करें, उन्हें बढ़ा सके। और कीमतें बढ़ाने का मतलब आप समझते हैं। तो जो वॉर हो रही है ना, तो मैं इसे क्या कहूँ, इधर तो ये लोग तने खड़े हैं, उधर साउथ चाइना में जो है बड़ा तैयारी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। अभी सुन रहा हूँ कि जल्दी अक्टूबर में अमेरिका भी चाइना बॉर्डर पे हमारे यहाँ जो है एक संयुक्त रक्षा अभ्यास होगा। चक्रावता या कहीं ऊपर की तरफ है, चमोली साइड में, कहाँ इधर हिल्स में है। तो वो चर्चा जोरों पे है कि भाई वो संयुक्त जो है अमेरिका के साथ हम पहली बार जो है संयुक्त क्या कहेंगे, सैन्य अभियान कहेंगे या सैन्य क्या कहेंगे, सैन्य ड्रिल, कुछ मतलब जो एक अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास, वो करेंगे। तो ये बड़ा अजीब है, पहली बार हो रहा है। हमने अमेरिका के साथ कभी युद्ध अभ्यास नहीं किया। अच्छा, हमारी जो संधि है जिसमें 4 देश हैं उधर वाले, वो एक जापान है, उनके साथ भी कुछ हमारी ट्रीटीज हुई हैं बीते दौर में, कोरोना समय में, जब थोड़ा सा वॉर की वो चल रही थी, सुखबुगाहट, या अब रोज ही चल रहा है, तो कि यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए। हमारा 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है यहाँ पे चाइना के साथ, ठीक है ना। तो अगर वहाँ से सीधी लड़ाई होती है तो नेचुरली हम लोगों को भी अपने रिसोर्सेज पे और अपनी सारी जो ताकत है वहाँ लगानी पड़ेगी। और युद्ध में ताकत लगाना पड़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। भाई अगर युद्ध होता है तो उसका सामना मजबूरी में करना ही पड़ता है। हमारी पॉलिसी नहीं है युद्ध करना, हम कभी किसी से लड़ने नहीं जाते।
लड़ रहा है तो जवाब भी देना होगा, है ना। एक चीज़ और बताइए कि आपके हिसाब से यूक्रेन को अब क्या करना चाहिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये जेलेंस्की को अब तक क्यों नहीं समझ आया। एक्चुअली ये सवाल जेलेंस्की के पूछा जाना चाहिए मुझसे, तो मेरा तो इसमें कोई इशू ही नहीं है, ना मेरी कोई औकात है इस सवाल का उत्तर देने की। मेरा ये मानना है सर, जी, ये सवाल जो मेरे मन में उठा है, ये सब उन लोगों का सवाल है जो इस युद्ध से मतलब ही नहीं रखते। मतलब ही नहीं रखते। हाँ, तुमने ये पूछा था ना अभी, पहले तो ये बता दूं, यूक्रेन का सवाल फिर तुम्हारा होता है कि जो जनरल आदमी है ना, नॉर्मल आदमी, अभी न्यूक्लियर वॉर की भी बात हुई, दूसरे वॉर की भी बात हुई, ये आदमी देश की सरकारें या देश की व्यवस्था को बनाने के लिए काम करता है, दिन रात टैक्स देता है, और जो मूवमेंट है इसी के काम को देश की तरक्की में काउंट किया जाता है, उसी से एक टोटल प्रोग्रेस होती है। जो छोटे से छोटा आदमी हो, मीडियम क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, बिजनेस क्लास की भी प्रोग्रेस क्या होती है, उसमें यही तो होती है कि उसके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना उसमें आम आदमी ने पैसा लगाया, उन्हीं का तो पैसा होता है। एकदम से कहाँ से है किसी के पास? क्या बैंकों के पास भी इतना पैसा होता है? अगर पब्लिक ना दे तो पब्लिक जमा करती है, उनके पास पैसा है, सर्कुलेशन मनी है, वो सभी के काम आता है। जो तरीका कर लो कोई कुछ ही, हमें नहीं पता क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे क्या करते हैं, तीसरे क्या करते हैं, इससे मैं कोई मतलब नहीं, लेकिन सब कुछ पब्लिक का ही है। अगर अमेरिकियों की बात कहें डेमोक्रेसी की, जैसा वो डेमोक्रेसी हर टाइम गाना ही है उनका, एक डेमोक्रेसी जैसे उन्हीं को आती है और किसी को पता ही नहीं और वो जानते ही नहीं डेमोक्रेसी के बारे में। तो वहाँ एक प्रेसिडेंट थे जिनका बहुत बड़ा नाम है, महान नाम है, तो उन्होंने कहा डेमोक्रेसी के बारे में, इट इज फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का शासन होता है, ठीक है ना। दूसरी बात उन्होंने ये कही है, डेमोक्रेसी का जहाज आधा पानी के नीचे और आधा पानी के ऊपर चलता है ठीक है। तो चलो ये तो बातें अलग है, लेकिन ये बात यही है कि जो कुछ भी है, जो आम जन है, जो साधारण जन है, या जो आदमी जिसकी उन डिसीजंस में जो गौर के होते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं होती, भुगतान भी वही करते हैं और किसी देश को लड़ने के लायक भी वही बनाता है। एक सवाल जी, युद्ध को चलते चलते 6-7 महीने हो गए, क्या ये वर्ल्ड वार की ओर जा रहा है? भाई देखो, अगर कोई भी गलती होती है, देखो अभी तक तो मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों पक्ष ये देख रहे हैं कि दूसरा कोई गलती करते तो उन्हें लड़ने का बहाना मिल जाए। मेरी सोच तो यही है। रशिया भी रोज कहता है कि मैं बम गिरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि इल्जाम कोई नहीं लेना चाहता। और वो ये सोचते हैं या तो अमेरिका पे लग जाए इल्जाम, रशियंस, कि ये अगर इन्होंने हरकत की तो फिर हम देख लेंगे। वो भी तैयार है भाई, कोई वो आज से थोड़ी इस चीज के लिए तैयार है, उनके पास तो बहुत पुराना सिस्टम है और बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। कम्युनिज्म के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि कम्युनिज्म की अगर आप वो पढ़ेंगे सारी की सारी कहानी, मुझे नहीं पता देखो कम्युनिस्ट क्या करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं तो वो जाने, लेकिन जो पढ़ने में आता है तो ये एक सर्वहारा समाज है और एक देश में सभी के लिए बराबरी के हक है, अधिकार है और बराबरी का डेवलपमेंट है। देश के सभी संसाधनों में सभी का हक होता है। मुझे लगता है चाइना में कोई भूखा बेरोजगार या बेघर नहीं है, हालांकि खबरें आती हैं ऐसी, क्योंकि मैंने दूसरी खबरें भी देखी हैं पहले, मैंने वहाँ के शहरों की रिपोर्ट भी देखी है जिसमें 11 शहर उनके खाली पड़े, कोई भी आके रहने के लिए आदमी नहीं है, ठीक है ना, सब लोग मिलकर काम करते तो नथिंग रॉन्ग विद इट। और अगर वो कम्युनिज्म ही चाहते हैं वहाँ के लोग, या वहाँ एक सरकार स्थापित हो चुकी है, वो भी एक सॉवरेन गवर्नमेंट है, आपको क्या परेशानी है? एकदम भी अगर आप परेशान हो रहे हैं पड़ोसी को देख के तो दिस इज योर प्रॉब्लम भाई, ये अमेरिका की प्रॉब्लम है, हमारी तो नहीं है। अगर हमसे लड़ेंगे तो हम जवाब देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन आपको ये देश जो ऊपर उठ रहे होते हैं ये जो नजर आते हैं, ये अमेरिका की प्रॉब्लम है और यूरोपियंस पीछे पीछे चलना मजबूरी है, ना चलें तो क्या करें। असली बात तो यही है यूरोपियंस के बारे में। वरना अब आप बताएं, अब आप पूछे थे जेलेंस्की से क्या पूछा जाए? जेलेंस्की की बेचारे की मुझे नहीं समझ आता, ये आदमी ब्लैकमेल किया जा रहा है या किसी ने जबरदस्ती बैठा रखा है या किसी ने कहा बस यहाँ से हटना मत, तो बैठे रहना और उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना, हम लास्ट तक लड़ेंगे। भाई तू किसका लीडर है?
नाटो का है, अमेरिका का है, या तेरा काम बस इन लोगों को रशिया से लड़वाना है, जबकि वहां बिल्डिंगें तोड़ दी गई, घर तोड़ दिए गए, गांव के गांव उजाड़ दिए गए। ज़ैपोरिज़िया का जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर रोज खतरा बना रहता है। अब देखो ज़ैपोरिज़िया है ना, जो पावर प्लांट है वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका खतरा रोज बना रहता है कि इस पर कुछ जो है दिक्कत ना हो जाए। पावर प्लांट को बंद नहीं कर सकते, बिजली चाहिए उन्हें, बहुत सारी बिजली मिलती है वहाँ। अब अगर ऐसी कोई बात हो गई तो दिक्कत वहीं पे होनी है। लेकिन भाई हम लोग भी इंसान हैं, आखिर किसी को दिक्कत होती है तो हम ये थोड़ी चाहते हैं कि निर्दोष लोगों को दिक्कत हो, जिनका कोई वॉर से लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। और ये बात ज़ेलेंस्की को समझ, उसके लोगों के गांव के गांव, शहर के शहर उजाड़ दिए, बिल्डिंगों पे मिसाइलें गिरी, ठीक है। और युद्ध कोई ऐसा नहीं था कि उसके पास कूटनीतिक सॉल्यूशन तब नहीं था या आज नहीं है। तुमने पूछा ना ज़ेलेंस्की को क्या करना चाहिए, वो बता रहा हूँ। उसके पास शुरू से सॉल्यूशन था, और किसी सीट पे बैठे हुए आदमी को जो सत्ता के सर्वोच्च पद पे बैठा हो किसी राष्ट्र की, तो सारे राष्ट्र की सुरक्षा का जिम्मा उसके ऊपर आता है। अब क्या है कि जो ज़ेलेंस्की वाला मामला है ना, देखो वो सत्ता के सर्वोच्च पद पे बैठा है, और किसी राष्ट्र के 5 अभिन्न अंग होते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को भाई। पहला तो ये होता है कि उसका एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 होता है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, चाहे वाले लिखित हो या अलिखित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए वहाँ, ठीक है। देशों में अलिखित और लिखित दोनों संविधान होते हैं, जैसे भारत का है लिखित संविधान है, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये होती है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि वहाँ पर एक निश्चित तो नहीं, एक जनसंख्या होनी चाहिए, एक लोगों की जनसंख्या जिसमें इंसानों की गिनती होती है, यहाँ एक जनसंख्या वहाँ पर होनी चाहिए। 3 बातें हो गई। चौथी बात यह है कि उनके पास संप्रभुता होनी चाहिए। पहले भी जिक्र हुआ सॉवरेंटी का। सॉवरेंटी का मतलब है आंतरिक और बाह्य मामलों में वो स्वतंत्र होने चाहिए, ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4। 5वां है कि वहां एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 हिस्से मिलके एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इनसे एक देश बनता है, ठीक है। तो जहां एक सरकार की बात आती है तो सरकार, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे पास एक निश्चित भूभाग भी होना चाहिए और जनसंख्या भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 जब हिस्से मिलते हैं तब इनमें एक सरकार का अस्तित्व बनता है। अगर जनसंख्या ना हो तो क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा। और हालत क्या हो रहा है वहाँ पे, उसके लोग मर रहे हैं उसके सामने, बिल्डिंग तबाह हो गई। एक आदमी को घर बनाने में कितना वक्त लगता है जरा बताओ तो? पूरी उम्र लग जाती है, हो सकता है पीढ़ियाँ लग जाती है ना। घर बसाता है वो, उसके ऊपर बम गिर गया, वो टूट गए, आपने कहा जी आप तो वहाँ चले जाओ, फला देश चले जाओ, आपको फिनलैंड में शरण मिल जाएगी, हॉलैंड में मिल जाएगी, पोलैंड में मिल जाएगी, लेकिन घर छोड़ के जाना कोई मजाक है क्या? और जो उनके लोग मारे गए, जिस तरह से वहां पे विध्वंस और विनाश हुआ, वो एक राष्ट्र नायक, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो भी जिस तरीके की भी उनके यहाँ सरकार है, उसका राष्ट्राध्यक्ष जिसके ऊपर उन लोगों की जिम्मेदारी है, करोड़ों की, हजारों की, लाखों की, जो भी तादाद है वहां पर, उनका राष्ट्र का अध्यक्ष खुली आंखों से ये देखता रहे कि भाई मेरे लोग मर रहे, तबाही हो रही है और मेरे पास कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं है, एक जिद के पीछे कि नहीं मुझे तो नाटो में ही जाना, नाटो में जाके क्या अमरूद मिल जाएगा वहां पे, जाति दे देंगे कुछ, वो क्या दे देंगे आपको। तो रही बात सोल्यूशन की, आखिर उसे मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए था, उसका हिसाब तो वो जाने, ठीक है ना। मेरे हिसाब से उसे ये करना चाहिए था, वो देखता कि यहाँ लोगों के साथ क्या होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ की औरतों को वेश्यावृत्ति करनी पड़ सकती है, उन्हें दूसरे देशों में जाना पड़ सकता है, लोगों के पास रोजगार नहीं। शरणार्थी आपने पहले नहीं देखे क्या कभी? शरणार्थी कैंपों में रहते हुए जिनके पास न पानी की सुविधा है, न पीने की सुविधा है, ये तो बहुत बार देखा जा चुका विश्व इतिहास में। उसको इस बात की समझ नहीं आती कि भाई देखो बात ऐसी है
कि मेरे जो है ना, मैं अपने आदमी को नहीं मरवा सकता। सबसे पहला प्रश्न यही है, कम से कम नुकसान होना चाहिए अगर युद्ध भी हो तो। अगर एक सैनिक भी मरता है तो राष्ट्र का नुकसान है भाई, वो राष्ट्र की जनसंख्या है, राष्ट्र की एक तरह से पूरी जान लगी होती है उस पर। अमेरिका को और ब्रिटेन को देखिए, अगर उनका एक आदमी भी, सामान्य नागरिक भी दुनिया में कहीं फंस जाता है तो पूरी दुनिया सिर पे उठा लेते हैं और उसे छुड़ा लाते हैं। किसी भी देश से, ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो या कोई भी अन्य देश, वो इतना तूफान मचाते हैं और आपके आदमी रोज मर रहे हैं, सुबह शाम। आप कह रहे हैं नहीं हम तो लड़ेंगे। कब तक लड़ेगा भाई? इनके भरोसे इनके आदमी आते रहेंगे, तो चलती रहेगी, इधर से चलती रहेगी, उधर से चलती रहेगी। फाइनली क्या होगा? क्या होने वाला फाइनली? आपको कोई फायदा नहीं होगा और अल्टीमेटली आप परमाणु युद्ध की वजह बन जाएंगे। हैं? और उससे क्या फायदा होगा? सबसे ज्यादा नुकसान परमाणु युद्ध अगर वहां पे छिड़ता है, हो सकता है यहां ना हो, वहीं पे होगा, लेकिन वहां पे भी क्यों हो? उन लोगों का क्या कसूर है? यूक्रेनियों का क्या कसूर है? और वो लोग जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें बस वोट देने से मतलब है, या थोड़ी बहुत उन्होंने खबर सुन ली, न्यूज सुन ली और बात खत्म हो गई, वो लोग बस स्टेशन पे मारे फिर रहे, इधर मारे फिर रहे, दूसरे देशों में भटक रहे हैं। वो हमें मदद कर दे, ये हमें मदद कर दे। आप भी कह रहे हैं आप हमें बम दे दो, आप हमें पैसे दे दो, आप हमें खाद्य सामग्री दे दो। दूसरे कह रहे हैं भाई हम दे तो देंगे सब कुछ, लेकिन आपको नाटो में अभी शामिल नहीं है। हम सीधे नहीं लड़ेंगे आपके लिए, सीधे लड़ेंगे तो वो पिटेंगे, फिर उन पे वार होगा, उनके ऊपर सीधा वार होगा ना। तो वो सीधी वजह नहीं ढूंढ रहे, उन्होंने चालाकी से यूक्रेन को हथियार बना लिया, ठीक है ना। और रशिया कह रहा है कि मैं भाई लड़ाई लड़ूंगा, वो भी अपने स्वाभिमान पे टिकेंगे। ये थोड़ी है कि ये लोग जो मर्जी करते रहे और वो सुनते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता, है ना। और ये पुराने समय से उनको परेशान करने में लगे, इन्होंने तो टारगेट बना लिया, आप कम्युनिज्म में है तो बस आप दुश्मन है हमारे। अरे भी कम्युनिज्म में ऐसा क्या है कि तुमको परेशानी हो रही है? वो तो उनका देश है, वो सॉवरेन कंट्री है, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। और उनकी पॉलिसी से आपको कहाँ परेशानी हो रही है, वहां बात कीजिए ना। और उन्हें क्या परेशानी हो रही है, इस मुद्दे में भी बात करें ना। तो इस पर अमेरिका करने को बात तैयार है, ना नाटो करने को तैयार है, मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि मरो ना, आप लड़ो, हम करेंगे मदद पीछे से। परोक्ष मदद। अब जेलेंस्की को फाइनल आ गया, जो मैं सोचता हूं कि उसे क्या करना चाहिए, उसे रशिया से संधि करनी चाहिए। इस हालात में जब बिगड़ चुका है, सब कुछ वहां तबाह हो चुका है और कभी भी परमाणु युद्ध हो सकता है, तो उसे रशिया से संधि करनी चाहिए और नाटो को कहना चाहिए कि आपकी बात पे अभी फिलहाल के लिए स्थगित है, बाद में विचार किया जाए। ये काम तो उसको स्टार्टिंग में कर देना चाहिए, शुरू में कर देना चाहिए, तो उसको कि पहले ही बोल देता आपका मामला पेंडिंग है। और मैं अब रशिया से बात करता हूं, उनसे बात करता हूं, भाई आप लोग क्यों इतने परेशान हैं, और अगर आपको नाटो से जाने में दिक्कत है तो भाई मेरी ये समस्याएं हैं जिनकी वजह से मैं नाटो में जाना चाहता हूं, मेरी ये ट्रीटी सोल्व कीजिए कि मेरी ये समस्याएं दूर हो सके। ये आप संधि कीजिए। रशिया ने पहले भी उनसे संधि किया, अभी कर लेता, क्या दिक्कत थी इसमें? रशिया पहले तो युद्ध पे हमारा नहीं हुआ, जब उन्होंने छेड़छाड़ की तो वो होते होते यहां तक पहुंच चुकी। अब भाई इनकी डिप्लोमेसी क्या रह गई? ये इतना पैसा खर्च करते हैं, विश्व में तोड़ फोड़ करते हैं, कुछ भी करते हैं जो इनके मन आता है, कूटनीति में कोई लगाम नहीं है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और मरते कौन है? सिविलियंस, सामान्य नागरिक। और एक सैनिक भी मर रहा है तो वो भी सामान्य नागरिक ही है, किसी का भी सैनिक हो, कोई ऐसा थोड़ी कि आप मार देंगे उसे या बिना बात से लड़ाई में झोंक देंगे। हर आदमी राष्ट्राध्यक्ष का काम है कि अपनी सेना को, अपनी जनता को बचाए रखे। सैनिक का नुकसान भी होता है तो अमेरिकियों को उसका जवाब देना पड़ता है अपनी पब्लिक को, और हर कहीं जवाब देना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। और अगर फाइनली हारी हो गई या ये लोग यूक्रेनी ये समझ रहे हैं कि चलो रशिया को हरा, एक बार को मान लो, ऐसा नहीं होने वाला। वैसे युद्ध के हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे जैसे अब तक हो रहे हैं। अगर इसी तरह युद्ध के हालात बद से बदतर ही होते रहे तो एक दिन वो भी हो जाएगा कि जिसका डर है कि वो ना हो जाए, यानी न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, ठीक है ना। और न्यूक्लियर वॉर का मतलब ये है कि एक बार को ये जो हमारा घर है जिसे हम मदर अर्थ कहते हैं या धरती माँ कहते हैं, ये भी एक बार को या तो खत्म हो जाएगी और या जीवन विहीन भी हो सकती है। स्थिति यहां तक भयानक है।
और वो आदमी अपने देश के लोगों को तो मरवा ही रहा है बेचारा, उसको इतना समझ में नहीं आ रहा कि अगर रशियन से बात करूँ तो हो सकता है रशियन समझे, या किसी को मध्यस्थता के लिए बुलाऊं, भारत को बुलाऊं, किसी और देश को बुलाऊं, दुनिया भर के लोग हैं, और वो उनके पीछे पड़ा जा रहा है जहां से युद्ध के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। और युद्ध जो होता है ना, मैं बड़ी सिंपल बात कहता हूँ, ये इतिहास में हजारों बार दोहराई जा चुकी है, मैं कई बार कहता हूँ इस बात को कि भाई युद्ध आखिर तक अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी उसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि लास्ट में कौन जीतेगा। ये युद्ध की ऐसा ही होता है, युद्ध पता नहीं चलता कि लास्ट में, हमने जो हिंदुस्तान में है वो देखा, सुबह से शाम तक लड़ाई कुछ और थी और शाम को अचानक बदल गई, सुबह कुछ और दिखाई दे रहा था, दोपहर को कुछ और दिखाई दे रहा था, शाम को कुछ और दिखाई दे रहा था। तो इसके अंत का कोई अंदाजा नहीं है। उसे बिल्कुल रशियन से बात करनी चाहिए, रशियन को इतने बुरे लोग नहीं है और वो भी इंसान है, उनकी परेशानी को भी समझे और अपनी परेशानी उन्हें बताए और उनसे कहे अपने लिए कि भाई मेरे इतने लोग का नुकसान हुआ है, इनको भी करो, मैं आपकी भी सुनूंगा, और नाटो का मामला फिलहाल के लिए स्थगित है, आपसे बात करेंगे, सुलझेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उनसे बात करेंगे। अभी फिलहाल वो स्थगित कर दे उस मामले को, जिसपे कि सारी की सारी दुनिया जो है एक बार को दाव पे लग गई है। और देखो, यूक्रेन को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन सभी को थोड़ा बहुत नुकसान इस युद्ध का उठाना पड़ रहा है फिलहाल। और ये लोग विश्व युद्ध पे आमादा क्यों है? ऐसा क्या मिल गया इन्हें? ऐसा कौन सा खजाना मिल गया कि भाई आपको दूसरे लोगों की जरूरत नहीं रही क्या? सब लोग मरेंगे तभी काम चलेगा? पता नहीं है लोग क्या सोचते हैं, इन्हें ऐसा तो नहीं है। और मैं तो, मेरे समझ में तो यही आता है कि उसे रशिया से बात करनी चाहिए, और अगर वहाँ पे कोई, रशिया एक रिसोर्सफुल कंट्री है, काफ़ी उसका वो है, और यूरोपियंस को भी इससे नुकसान ही होना है। यूरोपियंस को कोई फायदा नहीं होता, वो गैस सप्लाई लाइन रोकेंगे, बिजली नहीं मिलेगी, और हर बात के लिए क्या दूसरे देश से उम्मीद की जा सकती है? आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप दूसरे से ये हमेशा ये उम्मीद करते रहोगे कि ही विल फीड अस। नहीं, आपको खुद करना होगा। ऐसी बात यूरोप के साथ भी है। अगर यूरोप को पे ही कोई संकट खड़े हो जाएंगे कल को रशिया की वजह से, कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, अमेरिका तो इतनी दूर है, मरेंगे तो पहले आपकी पब्लिक मरेगी, तो उनको भी सोचना चाहिए भी वॉर नहीं होनी चाहिए, नहीं होने में फायदा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं वॉर से डरता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि पीछे हट जाओ, वॉर की जरूरत तो हो, यहाँ तो मुझे तो जरूरत ही दिखाई नहीं देती। कूटनीति का आपको कूटनीति सिखाई जाती है, तो आपको मैंने कहा ना, आपसी हित कायम है, हित तो उनके साथ हाथ मिलाने में है, तो मिला लो, मिलाना चाहिए, अपने लोगों के लिए मिलाना चाहिए, दूसरे लोगों के लिए मिलाना चाहिए, अपनी जनता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, और उनकी प्रजा को तकलीफ ना हो, इसलिए आप संधि कर सकते हैं। और संधि ऐसा नहीं है कि वो संधि का कोई नया विकल्प है, संधि तो हजारों साल से होती है। सफेद झंडे कभी भी दिखा देती है फौज जब आदेश हो जाता है, और कभी कभी तो फौजें तनी आमने सामने खड़ी हुई रहती है युद्ध के लिए, बिल्कुल जैसे तनी खड़ी हो, और वापस लौट जाती है बिना युद्ध के। सफेद झंडे दिखाने से बात सोल्व हो जाती है, मैटर सोल्व हो जाता है, खत्म ही बात। और डाउट लड़ना ही कोई जरूरी है क्या कि अननेसेसरी ब्लड शेड किया जाए, बिल्डिंगें तोड़वाई जाए? लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया भाई किसी देश को, ठीक है? उनकी एक एक पल, उनकी जिंदगी शायद पूरी इसी में ज़ाया हो जाती है कि एक घोंसला बनाता, उसमें बच्चे पालता, उसमें बैठता रहता। आप जो है इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, खुद उनके जो है सरपरस्त होते थे। बड़ा नुकसान हुआ है, बच्चे देखेंगे टीवी में, हम लोगों ने जहाज से लोग कैसे पहियों पे चढ़ के कूद रहे हैं, मर गए कहीं। तो संधि तो उसको पहले कर लेनी चाहिए थी सर, मेरे को। हाँ, और वो अपने डिसीजन खुद क्यों नहीं लेता? उसको टोनी ब्लेयर चाहिए डिसीजन के लिए, बाइडेन चाहिए उसको, या दूसरे लोग चाहिए जो क्या फिनलैंड जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वो क्षण देगा, वो क्षण देगा। अरे अपने लोग को अपने घर में रखना भाई, कहाँ भेज रहे हैं? बट यू विल डू देयर, आई विल डाई। आप अब तक तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ। अमेरिका कहता है कि आप देश छोड़ दीजिए, अजीब बात है ना, देश छोड़ दीजिए। मैंने ऐसी बात सुनी है कहीं, वो यूट्यूब वगैरह पे देखिए कि भाई आप देश छोड़ दीजिए, आप जो है उनको ऑफर दे दिया, उन्होंने देश नहीं छोड़ा। बस यही है सॉल्यूशन कि भाई आप उनसे हाथ मिलाइए जिनसे आपकी लड़ाई है, और मैटर को सोल्व कीजिए। सॉल्यूशन बहुत अच्छी चीज होती है अगर शांतिपूर्ण हो जाए, शांतिपूर्ण हमसे कोई बढ़िया बात नहीं होती। और निर्दोष लोग अगर मारे जा रहे हैं तो आदमी को ये बात समझ, युद्ध के बाद अगर आपने शांति की बात की तो क्या फायदा होगा, पहले कीजिए। ठीक बात है, यही बात है, और क्या? नहीं, देखो मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, मोहब्बत और जंग में सब कुछ ऐसे ही है।
ये लोगों ने पता नहीं क्या, किसने कह दी ये बात, किसने मान ली ये बात कि भाई मोहब्बत जंग में सब कुछ जायज़ है। मोहब्बत जंग में तो असली इम्तिहान होता है आदमी का भाई, मोहब्बत में भी और जंग में भी। वहीं तो जायज़ नाजायज़ देखा जाता है, वहीं हकीकत पता चलती है। बिल्कुल इसे कंडेम और खारिज कर देना चाहिए कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। बिल्कुल नहीं होता। जायज़ को देखो आप, जायज़ क्या होता है वहाँ देखो, वहाँ समझ में आएगी बात, वरना ये बात कभी समझ में नहीं आने की, लोग कन्फ्यूज ही रहे। बस से आगे कहने को कुछ रह नहीं गया।